देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें जो हम टॉपिक देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टेक्स के क्या इफेक्ट होते हैं। दूसरा हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तीसरा हम देखेंगे कन्हैयालाल वर्सेस नेशनल बैंक केस लॉ। चौथा हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और पांचवा हम देखेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की सूरत में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए मिस्टेक ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टेक्स का क्या असर पड़ता है। किसी गलती का मुआहदे पर क्या असर होगा जब एक फरीक मुआहदा गलती पर हो, जब फरीकैन गलती पर हो। गलती अमर वाक़, एक्सप्लेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, डू दे हैव द सेम लीगल इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कानून, अमर वाक़या और गलती कानून की वजाहत करें। क्या एक मुआहदे पर उनका एक जैसा कानूनी असर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे गलती कानून, मिस्टेक ऑफ लॉ। कानून जो होता है वो एक दो लाइनों में दरिया को कुएं में बंद किया होता है, वो एक असूल बन चुका होता है। तो कानून के बारे में जो हमारी राय है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि मुझे कानून का इल्म नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। हमारा जमहूरी मुल्क है, 22 करोड़ अवाम पार्लियामेंट मुंतखब करती है और वो पार्लियामेंट कानून बनाती है। उस कानून को पब्लिक पॉलिसी भी कहा जाता है। तो वो अवाम का बनाया हुआ कानून है। तो अवाम के वो नॉलेज में होना चाहिए। वो बकायदा गजट में छपता है। तो ये अगर बहाना लिया जाए तो हमारा पूरा लीगल सिस्टम बैठ जाए। फिर तो हर शख्स ये प्ली ले ले कि मुझे कानून का इल्म ही नहीं। सेक्शन 20 कानून मुआहिदा में जो असूल वज़ा किया गया है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि तावक्त दोनों फरीकैन गलतफहमी पर ना हो, मुआहिदा काबिल मनसूखी होगा। सेक्शन 21 कानून मुआहिदा में कहा गया है कि मुल्की कानून के बारे में गलतफहमी की वजह से मुआहिदा काबिल मनसूखी ना होगा। अलबत्ता अगर गलतफहमी पाकिस्तान से बाहर के कानून के हवाले से थी तो उसको अमर वाक़या की गलती समझा जाएगा और वही असर मुआहिदा पर होगा, और ऐसी गलतफहमी के बारे में होता है। दरअसल तसव्वुर और क़ियास इस पर किया जाता है कि हर शख्स मुल्की कानून से आगाह है, ये तसव्वुर होता है, और मुल्की कानून से लाइल्मी कोई उज़्र नहीं। लिहाजा कोई मुआहिदा महज इस वजह से काबिल मनसूखी ना ठहरेगा कि मुल्की कानून से लाइल्मी की वजह से गलती मबनी था। अलबत्ता गैर मुल्की कानून की लाइल्मी की सूरत में मामला कदरे मुख्तलिफ है और उसे सामने रखते हुए फैसला होगा। लिहाजा इल्मी या गलती अगर गैर मुल्की कानून के बारे में है तो बात, जो गैर मुल्की कानून है उसके हवाले से कानून ने ये रिलैक्स किया है कि उस गलती को अमर वाक़या समझा जाएगा, कि वाक़या की गलती समझा जाएगा। जो हमारा मुल्की कानून है उसके बारे में क़ियास यही किया जाता है कि हर शख्स उससे वाकिफ है। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे मिस्टेक ऑफ लॉ का इफेक्ट नहीं होता कि हमें कानून से वाकफियत नहीं थी। नंबर 2 पर आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट मैं आपको हर दफा बताता हूं, बाज़ औक़ात लेक्चर सुनने वाला कोई नया भी होता है तो इसलिए चीजें बार बार दोहरा दी जाती हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट कहते हैं वाक़े को, हवासे खमसा से महसूस होने वाली हर चीज
फैक्ट कहलाती है। कानून के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फैक्ट्स और लॉ से बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। पहले फैक्ट्स ही होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग इस बात पर पहुंचते हैं कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है। सेक्शन 21 कानून मुआहदा गलती अमर वाक़े से मुतालिक इसका मुआहदे पर असर के हवाले से मामला ज़ेरे बहस लाती है। इसकी हम एग्जांपल देंगे। अलिफ ने बे से मुआहदा किया कि वो उसका घोड़ा खरीद लेगा, जबकि मुआहदे से कबल घोड़ा मर चुका था, लिहाजा मुआहदा खत्म है। ये है गलती वाक़े की कि पहले से वो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से वो कॉन्ट्रैक्ट लाइलमी में कर रहे हैं, वो घोड़ा तो मर चुका है। इसी तरह दूसरी मिसाल लेते हैं। अलिफ बे का मुख्तारे आम है। मुख्तारे आम पावर्स देने को कहते हैं कि आप किसी को मुख्तारे आम बनाते हैं कि वो मेरी जगह पर ये सारे काम कर सकता है। मुख्तारे आम बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, एक जर्नल, ये जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो अमूमन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी मखसूस काम के लिए दिया जाता है और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में वो तमाम काम कर सकता है। जिसने बे की जायदाद की फरोख्त का सौदा जिन से किया, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ था कि मेरी जायदाद बेच सकता है। मुआहदे से कबल बे का इंतकाल हो गया, जिसका इल्म फरीकैन को ना था, तो ऐसा मुआहदा गलत है। देखिए, कानून मामलात को उलझाने का नाम नहीं है। कानून में जो प्रेपोजिशन, जो उलझाव पैदा होते हैं, उनको सुलझाने का नाम है। कि छोटी सी छोटी बात पर चीजों को ट्विस्ट कर दिया जाए जिससे लोगों के हकूक मुतासिर हों, कानून की मंशा ये नहीं होती। तो अब अगर उसकी डेथ होगी, उसका इल्म नहीं है, तो वो मुआहदा कलअदम तसव्वुर होगा, ये वाक़े की गलती है। ऐसे मामला तय करते वक्त देखा जाता है कि अम्र वाक़या जिसके बारे में गलतफहमी थी किस हद तक अहम है। एक और मिसाल भी इसमें दी गई है। अलिफ और बे ने मुआहदा किया कि बे का जो माल बहरी जहाज के जरिए कराची पहुंचने वाला है, वो 1 लाख रुपए में अलिफ खरीद लेगा। माल पहुंचने से पहले वो मुआहदा कर रहे हैं 1 लाख का। माल पहुंचने से पहले जहाज गर्क हो गया, तो जिसका इल्म फरीकैन को ना था, बस मुआहदा बातिल है। तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टेक ऑफ लॉ के क्या इफेक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के क्या इफेक्ट है। कि अगर अम्र वाक़या की गलती है, फैक्ट की गलती है, तो वो मुआहदा कलअदम तसव्वुर होगा। मिस्टेक बाय वन पार्टी, एक पार्टी की तरफ से गलतफहमी। मुआहदा कानून की सेक्शन 22 में यह असूल तय किया गया है कि कोई मुआहदा महज इस वजह से काबिल मनसूखी ना होगा कि कोई एक फरीक किसी अमरे वाक़या के हवाले से गलतफहमी का शिकार था। वाज़ेह हो कि यहाँ किसी अमरे वाक़या के बारे में बताया गया है, जबर रजामंदी जैसे मामलात का ताल्लुक अमरे वाक़या से नहीं होता। कि जो जबर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, उसका ताल्लुक अमरे वाक़या से नहीं होता। हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। अलिफ और बे के दरमियान ये मुआहदा था कि अलिफ बे का मकान 2 लाख में खरीद लेगा। जब उसने उससे मुआहदा किया कि वो उससे इसका मकान 2 लाख में खरीद लेगा। जब एक मुआहदा हो गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गए। अलिफ ने बादशाह ये मकान खरीदने से महज इसलिए इनकार कर दिया कि उसे कीमत मकान के तयन में गलती हुई। मुआहदा बरकरार रहेगा और कलअदम या मनसूखी ना है। अगर इस तरह होने लग जाए तो फिर हम अपना ट्रेड का निजाम कैसे चलाएंगे? कि जब उसने मुआहदा कर लिया, एक फरीक की अगर गलतफहमी होगी, वहां दोनों फरीक हैं ऊपर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कि वाकया जो बुनियाद है कि जहाज ही गर्क हो गया और वो मुआहदा कर रहे हैं, तो उस सूरत में उस पर लायबिलिटी नहीं डाल रहा कानून, उसको सहूलत दे रहा है। लेकिन यहां कानून स्ट्रिक्ट हो रहा है कि 2 लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ, उसने मकान खरीदना है, वो कहे मुझे गलतफहमी लगी थी, तो इस सूरत में वो मुआहदा कलअदम नहीं होगा। अदालतें जो हकूक डिटरमिन करेंगी
फहमी हुई है उसकी बुनियाद पर मुआहदा खत्म नहीं होगा। और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत मुआहदा खत्म हुआ है उसमें भी अगर चाहे देखा जाए, अगर अखली तकाज़ों से देखा जाए कि दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ, पीछे जहाज ही गर्क हो गया, तो वो कहे मुझे तो ये जो है वो करे, लेकिन कानून उसको रियायत दे रहा है कि उसकी जायज मजबूरी है, कानून में ये चीज तय कर दी गई है। और यहां ये जायज मजबूरी नहीं है कि दो फरीकैन के दरमियान मुआहदा हुआ और एक फरीक कह रहा है जी मुझे गलती लगी थी, मकान मैंने 2 लाख में खरीदना था, तो वो मुआहदा उसकी तंसीख नहीं होगी। अलिफ ने बे से मुआहदा किया कि बे अलिफ को उसके मकान की तामीर के लिए 200 टन सरिया फराहम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 200 टन सरिया फराहम किया जाएगा। बाद अज़ां अलिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गलतफहमी पैमाइश के बाइस ऐसा हुआ, हालांकि उसे सिर्फ 100 टन सरिया दरकार था। ऐसा मुआहदा काबिल मनसूखी ना है कि अगर वो मुआहदा करता है 200 टन का तो वो आगे ऑर्डर दे देता है कि 200 टन का माल हमें भेजो। मुख्तलिफ किस्म के मुआहदात हो जाते हैं, तो कानून इस तरह की गलतफहमी की बुनियाद पर मुआहदा खत्म करने की इजाजत नहीं देता। अगर इस किस्म के मुआहदे पर अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वो अदालत में जाएगा तो अदालत कानून के मुताबिक उनके राइट डिटरमिन करेगी कि ये मुआहदे पर आप अमल दरामद के पाबंद हैं, आपने ये सरिया 2 टन लेना है। फरीकैन की गलतफहमी, मिस्टेक बाय पार्टीज, कानून मुआहदा के तहत अगर दोनों फरीकैन गलतफहमी का शिकार हों तो मुआहदा कालादम होगा। कि अगर दोनों फरीकैन गलतफहमी का शिकार हों तो मुआहदा कालादम होता है। सेक्शन 21 कानून मुआहदा के तहत गलती इस किस्म की हो कि जो मुआहदे की रूह या मुआवजे का जुज़्व आज़म हो, सब्सटेंटिव मैटर की गलती हो। हमने पहले पढ़ा था कि जो सब्सटेंटिव बात है वो शर्त में आती है और जो उससे रिलेटेड बात है वो वारंटी में आती है। अलबत्ता दफा अज़ा में ये वजाहत मौजूद है कि जिस मामले के बारे में मुआहदा हो और गलतफहमी उस मामले की तशखीस से मुताल्लिक हो तो ऐसी गलती अम्रे वाक़या की गलती ना होगी। बहरहाल असूल ये है कि किसी मुआहदे के दोनों या तमाम फरीकैन अम्र वाक़या के हवाले से किसी गलतफहमी का शिकार हो तो मुआहदा मनसूख और कालादम होगा। कि जो अम्र वाक़या है, जो फैक्ट्स हैं, उसके हवाले से दोनों फरीक गलतफहमी का शिकार है। यहां एक फरीक गलतफहमी का शिकार है तो मुआहदा चलेगा, अगर दोनों फरीक गलतफहमी का शिकार हैं तो वो मुआहदा कालादम होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? अगर वो फेल जिसके करने के लिए मुआहदा या मुआहदे के बाद उसकी अंजाम दही नामुमकिन हो जाए या बावजह किसी ऐसे वाक़े के नाजायज हो जाए जिसका इंसदाद मुआहदा ना कर सकता हो, तो इस फेल के नामुमकिन और नाजायज होने पर मुआहदा कालादम हो जाता है। अगर किसी मुआहदे के तहत कोई फेल सरअंजाम देने का अहद किया जाए, बाद अज़ां हालात इस किस्म के हो जाएं कि ऐसे फेल की अंजाम दही नामुमकिन हो जाए या नाजायज करार पाए तो मुआहदा खत्म हो जाएगा। इसे कारोबार में नाकामी का असूल कहा जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आपके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या आपके किसी मुल्क में शराब का कारोबार जायज है और अगर एकदम उस मुल्क का कानून बन जाता है कि शराब का कारोबार यहां नहीं हो सकता, जैसे कि हिंदुस्तान में था, शराब का कारोबार जायज था, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में इसमें लेजिस्लेशन हुई कि मुसलमानों के लिए ये नाजायज है। तो इस किस्म का अगर कारोबार पे कोई पाबंदी लग जाती है तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल लागू होगा। कारोबार नाकाम हो गया ना, लेजिस्लेशन होगी
तो ऐसा मुआहदा फिर कालादम करार पाएगा। ये नहीं कि उससे मुआहदा कर लिया तो वो फिर तमाम जो उसकी लायबिलिटीज हैं वो पूरी करे। ये कानून सहूलत देता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के तहत। ऐसा मुआहदा या मामला इस असूल के तहत नहीं आता जबकि फेल जिसके करने का अहद किया जाए शुरू से ही नामुमकिन, नाजायज और गैर कानूनी हो। जो वॉइड एब इनिशियो हो शुरू से, वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता। मुल्क में ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि शराब का कारोबार नहीं कर सकते और आप फिर मुआहदा कर लेते हैं, तो वॉइड एब इनिशियो, वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की उसमें नहीं आएगा डोमेन में। आगे हम देखते हैं, रामलाल ने मोहम्मद आकिल से मुआहदा किया कि वो उसे पान के पत्ते और छालियां फराहम करेगा, लेकिन मोहम्मद आकिल और रामलाल के मुल्कों में जंग छिड़ गई और मुआहदे पर अमल नामुमकिन हो गया। जंग के ऐलान के साथ ही मुआहदा कालादम हो गया और कारोबार में नाकामी का असूल लागू हो गया कि ऐसा मुआहदा जो डूएबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसमें जो वॉइड एब इनिशियो है वो नहीं आते। तो दो मुल्कों में जब जंग छिड़ गई है तो उस जंग छिड़ने की वजह से वो मुआहदा काबिले अमल नहीं है, तो कानून सहूलत दे रहा है कि उसकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। एक और मिसाल देता है, दस्तगीर ने मिस शाहीन से शादी का वादा किया, लेकिन बवक्ते शादी मंगेतर पागल हो गया, बस ये मुआहदा कालादम करार पाया। अगर वो पागल हो गया और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन समझ ही नहीं सकता। शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहदा होता है। इसी मुआहदे में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बयान किए गए हैं। हम लोग ज्यादा रिवाज पर चलते हैं, जब अदालतों में आते हैं तो पता चलता है कि जो भी राइट्स डिटरमिन होने हैं, ऑब्लिगेशन डिटरमिन होनी है, वो उस मुआहदे के तहत है। जो निकाहनामा है, निकाहनामा में जो नॉन नफ्का लिखा हुआ है वो मर्द की जिम्मेदारी है, वो उसने देना है। वो उसके लिए ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास वसाइल नहीं है, कुछ भी है वो उसने हर सूरत में नॉन नफ्का देना है, लेकिन अपने वसाइल के मुताबिक। उसमें तीन चीजें आती हैं, खाना, कपड़े और रिहाइश। और खातून जो है उसको ये तमाम सहूलतें उसकी ताबेदारी से रेसिप्रोकल हैं। तो अगर उसका मंगेतर पागल हो गया है तो वो मुआहदा कालादम तस्वुर होगा, क्योंकि वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता। इसी तरह एक रकासा ने एक शख्स के नाइट क्लब में एक माह के लिए डांस करने का अहद किया और मुआवजा पेशगी हासिल कर लिया। 10 दिन बाद वो रकासा बीमार हो गई। मुआहदे पर अमल करना उसके लिए मुमकिन ना रहा, बस 10 दिन के बाद वो मुआहदा कालादम हो गया। अब इसमें चीज देखने वाली ये है कि कोई इम्पॉसिबल मसला पैदा हो जाता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल लागू किया जाता है। ये नहीं कि अब वो रकासा ने डांस का मुआहदा किया, वो जनाब बीमार पड़ गई, वो कहता आपका हमारा मुआहदा पर हाल हाल में इसको जो है ना एग्जीक्यूट करें, नहीं तो हम हर्जाना लेंगे आपसे। तो यहां राइट दिया गया है कि कानून बुनियादी तौर पे रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है, तो यहां गलत रवैयों को कंट्रोल किया जा रहा है। कानून गलत रवैयों को कंट्रोल कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल। इसमें सहूलत दी गई है कि एक शख्स से उसने मुआहदा कर लिया है और कोई नागहानी मसला आ जाता है, जल्जला आ जाता है, कोई नागहानी मसला हो जाता है
और वो मुआहदों को पूरा नहीं कर सकता, तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल लागू होगा। ये डॉक्ट्राइन्स अहम होती हैं। टीचर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो इस तरह की डॉक्ट्राइन्स जो हैं वो बीच में कोशिश होती है कि कॉन्सेप्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स का वो बीच में डॉक्ट्राइन का सवाल देते हैं। अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कन्हैयालाल वर्सेस नेशनल बैंक केस लॉ है। फैक्ट्स एंड रूल्स, इसमें फैक्ट्स क्या है, रूल्स क्या है इन केसेस ऑफ कन्हैयालाल वर्सेस नेशनल बैंक। इसमें डिटरमिन करें कि क्या असूल इस केस लॉ से वाज़ेह हुए और इसके फैक्ट्स क्या हैं। गिव द फैक्ट्स एंड रूल्स laid down in the leading cases of कन्हैयालाल वर्सेस नेशनल बैंक। मुकदमात कन्हैयालाल बनाम नेशनल बैंक में तय पाने वाले असूल और हकाइक बयान करें। क्वेश्चन की नेचर को समझें कि पहले आपने हकाइक बयान करने हैं कि इसमें मुद्दई का मौक़िफ़ क्या है, मुद्दा अलैह का मौक़िफ़ क्या है, अदालत का फैसला क्या है, और उस फैसले में वो असूल डिटरमिन होंगे। अगर वो अपील में गया है तो कहां गया है, उससे अपील में क्या गया है, तो आखिरी अदालत ने क्या डिटरमिनेशन ऑफ राइट की है और उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा कानून लागू होता है और उससे क्या असूल वज़ा हुए हैं। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फैक्ट्स। दिल्ली कॉटन मिल्स के जिम्मे नेशनल बैंक का कर्जा वाजिबुल अदा था, जिसकी वसूली के लिए नेशनल बैंक ने दावा किया और दिल्ली कॉटन मिल्स के खिलाफ डिक्री हासिल कर ली। बिल्कुल बात ठीक है, कर्जा उनका वसूल में था। डिग्री के मुताबिक कर्जे के एवज कॉटन मिल्स को कुर्क किया जाना था। मुद्दा अलैह ने चंद इर्द गिर्द की मिलों को भी दिल्ली कॉटन मिल्स की मलकियत जाहिर करते हुए कुर्क करवा लिया। जो मुद्दा अलैह था वो बड़ा तेज था, उसने जो मिलती जुलती और फर्में और जो थी वो मिल्स थी उन्हें कुर्क करवा लिया फ्रॉड के जरिए। गलतफहमी इस वजह से पैदा हुई कि डिग्री के मुताबिक दिल्ली कॉटन मिल्स के मालिक की मलकियत में सब्जी मंडी से मुल्हिक चंद दीगर मिलें भी कुर्क होना थीं, हालांकि वो मिलें कन्हैयालाल की मलकियत थीं। कि जो ये मुकदमा है वो इसका मुद्दई है कि दिल्ली जो कॉटन मिल्स हैं उन्होंने नेशनल बैंक का कर्जा देना था, वो कर्जा ना दिया तो कुर्की का ऑर्डर हुआ, तो वो दिल्ली कॉटन मिल्स वाले ने और कॉटन मिल्स भी शामिल करके कुर्क करा दी, हालांकि वो उसकी अपनी मलकियत नहीं थी, उसका एक सेपरेट मालिक था, उसका नाम कन्हैयालाल था। अब ये कन्हैयालाल ने ही केस दायर किया। ये जो मौजूदा केस है इसका मुद्दा ये है, वो एक पहला केस है। जो इस मुकदमे में मुद्दई है कर्जे की रकम मुबलिग 83,000, उस वक्त बड़े होते थे पहले जमाने में, 83,000 रुपए थी। कन्हैयालाल ने अपनी मिलों को कुर्की से बचने के लिए ये रकम बतौर एहतजाज अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दी। अब वो तो डिग्री लेकर आ गए, उन्होंने कहा अदालत ने डिग्री जारी कर दी है, और वो डिग्री लेकर आ गए और आकर उन्होंने कहा जी कि हम तो ये करते हैं, हम तो कुर्क करते हैं। तो जो कन्हैयालाल था उसका उस केस से वास्ता या ताल्लुक ही नहीं था दिल्ली कॉटन मिल से। तो उसने अपनी मिल्स बचाने के लिए कि अगर इन्होंने कुर्क कर ली, खत्म कर दी, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसने बतौर एहतजाज वो जो पैसे बनते थे कुर्की के वो जमा करा दिए। बाद में उसने रकम की वापसी और कुर्की से होने वाले नुकसान के खिलाफ हर्जाना के असूल के लिए दावा दायर किया। हर्जाना के असूल के लिए दावा दायर
मुद्दई का मौक़िफ़। अब इस केस में कलियालाल मुद्दई है कि उसकी जगह को गैर जरूरी तौर पे कुर्की का ऑर्डर आया था। मुद्दई का मौक़िफ़ यह था कि जो रकम उसने अदा की है वो उसने रज़ाकाराना तौर पर दाखिल नहीं की, बल्कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत जमा कराई है, क्योंकि उसे अपनी मिलों को बचाना था जो नाजायज तौर पर कुर्क हो रही थी। लिहाजा कानून मुआहदा के तहत वो ये रकम लेने और हर्जाना वसूल करने का हकदार है। अब उनके खिलाफ मुद्दा अलग कौन था? जब उनका कुर्की का ऑर्डर लेकर जो आए थे नेशनल बैंक वाले। मुद्दा अलहम का मौक़िफ़। मुद्दा अलहम का मौक़िफ़ यह था कि रकम रज़ाकाराना तौर पर अदा की गई है। मुद्दई किसी किस्म का अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित नहीं कर सका। यहां सेक्शन 170 कानून मुआहदा लागू नहीं होती, बल्कि सेक्शन 72 कानून मुआहदा लागू होती है। लिहाजा मुद्दई ये रकम हासिल करने का हकदार ना है। अलबत्ता गैर कानूनी कुर्की के खिलाफ मजबूआ ज़ाब्ता दीवानी के तहत कार्रवाई कर सकता है। कि उन्होंने कहा कि इसकी गैर कानूनी कुर्की हुई, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करे। हमने कोई इस पर जबर नहीं किया, और हालांकि वो तो अंडर प्रोटेस्ट लिखकर वो पैसे उसने जमा कराए। अब इस पर फैसला क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज जब वो कहलाएगा, जैसे यहां लिखा है, तो वो सिविल मैटर्स में होगा, और जो क्रिमिनल फौजदारी मैटर्स हैं उसमें सेशन जज का। अब यहां लफ्ज यूज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज ने रकम की वसूली की हद तक मुकदमा खारिज कर दिया। उसने ये खारिज कर दिया रकम की वसूली की हद तक, लेकिन गैर कानूनी कुर्की के खिलाफ मुआवजा या जुर्माने की वसूली की हद तक कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दी थी कि हाँ, आप जुर्माना वसूल कर सकते हैं कि गैर कानूनी आपकी कुर्की हुई, और वो जो रकम थी जो उसने जमा कराई थी उसकी हद तक उसने केस खारिज कर दिया। मुद्दई को चूंकि असल रकम की वापसी से दिलचस्पी थी जो उसने बड़ी अमाउंट जमा कराई थी, वो गैर कानूनी कुर्की के खिलाफ हर्जाने की कार्रवाई जारी ना रखना चाहता था। लिहाजा वो हाजिर अदालत ना हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज ने मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ कोर्ट से खारिज हुआ तो आगे अपील हुई। चीफ कोर्ट से अपील। मुद्दई ने डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ चीफ कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन चीफ कोर्ट में उसकी अपील इस बिना पर खारिज कर दी गई कि चूंकि मुकदमा गैर हाजिरी की बिना पर खारिज हुआ है, लिहाजा मुद्दई अपील का हकदार ना है। कि गैर हाजिरी की बुनियाद पर खारिज हुआ, टेक्निकल बुनियाद पे हुआ ना, मेरिट तो ना डिटरमिन हुआ। जो अपील अदालत थी चीफ कोर्ट की, उसने कहा जी कि ये पहले अदालत में हाजिर नहीं हुआ था, तो इस बुनियाद पर ही उन्होंने खारिज कर दिया। अब जो उसने नेक्स्ट अपील की, प्रीव्यू कौंसिल में अपील की, इन्होंने सही डिटर्मिनेशन ऑफ राइट किया। मुद्दई ने चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रीव्यू कौंसिल में अपील दायर कर दी। प्रीव्यू कौंसिल ने करार दिया कि रकम की वसूली की हद तक फैसला सुनाने के बाद जज के अहकामात कतई थे और उसे मुकदमा खारिज करने के हुक्म में शामिल नहीं कर सकता था। कि जो फर्स्ट लेवल पर उसने जो उसकी कि ये रकम का हकदार नहीं है, तो फैसला तो दिया ना उसने, तो उसे मुकदमा खारिज के हुक्म में शामिल नहीं कर सकता था। जज ने हतमी फैसला दे दिया था, उसने फैसला दिया था, सिर्फ इस बुनियाद पर खारिज नहीं हुआ था कि भाई जो वो क्या कहते हैं वो पेश नहीं हुआ। हाँ, मुकदमे के एक हिस्से तक महदूद था कि उसने एक हिस्से तक फैसला दिया था, बाद में वो मुकदमा खारिज नहीं कर सकता था। मुकदमा चीफ कोर्ट को राय के साथ वापस भेज दिया गया कि दोबारा वापस भेज दिया कि आप इस मामले को देखें। चीफ कोर्ट का फैसला। चीफ कोर्ट ने समाअत के बाद करार दिया कि मुद्दई के दावे में कोई सही जवाज या बिनाए दावा कॉज ऑफ एक्शन
और अपील खारिज कर दी कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसका कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, वजह मुकदमा नहीं बनती। कॉज ऑफ एक्शन ना हो तो केस वैसे खारिज हो जाता है। किसी भी केस में फैक्ट्स लिखे जाते हैं तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कॉज ऑफ एक्शन होती है, डिनायल ऑफ राइट होती है कि कब से इसने मेरा हक डिनाई किया। तो अदालत ने ये फैसला कर दिया कि इसमें तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता। अब देखें प्रीव्यू काउंसिल की फैसला, जबरदस्त फैसला। प्रीव्यू काउंसिल का फैसला, चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुद्दई ने दोबारा प्रीव्यू काउंसिल में अपील दायर कर दी। अपील हमेशा एक अदालत से दूसरी अदालत में होती है, रिव्यू जो होता है वो सेम कोर्ट में होता है। अपील दूसरी अदालत, दूसरे लोग देखते हैं, रिव्यू सेम लोग देखते हैं। प्रीव्यू काउंसिल ने फैसला दिया कि चूंकि मुद्दई मुदाखलत का रास्ता तवील ना करने का रास्ता इख्तियार करना चाहता था, लिहाजा उसने रकम बतौर एहतजाज जमा करा दी। कानून की नजर में वो रकम की वापसी का मुतालबा करने में हक बजाय है। ये रकम रज़ाकाराना नहीं बल्कि जबर और दाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत अदा की गई। मुद्दई की अपनी जायदाद से आजादाना तौर पर मुस्तफीद होने का हक हासिल है, फैसला मुद्दई के हक में होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट की कानून के मुताबिक, कानून के लवाजमात मैंने आपको पढ़ाए हैं कि कानून के लवाजमात में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। तो ये केस बुनियादी तौर पे क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आखिर में हम देखते हैं कि असूल क्या वजह हुआ। एक फैसला तो हो गया कि निचली अदालत उसका हक नहीं मान रही। निचली अदालत ने तो ये फैसला दे दिया कि पैसे जमा कराने वाला मामला खत्म, सिर्फ हर्जाने की हद तक मामला देखेंगे। वो पेश नहीं हुआ तो उन्होंने बगैर उसके एक तरफा से खारिज कर दिया। जो एपलेट कोर्ट थी, चीफ कोर्ट, उसने मामले को खारिज कर दिया कि ये मामला नहीं बनता, ये वहां हाजिर नहीं हुआ। फिर प्रीव्यू काउंसिल में मामला गया, उन्होंने कहा आप इसको देखें क्योंकि इसमें उसने पहली अदालत ने डिटर्मिनेशन ऑफ राइट की है, ये सिर्फ गैर हाजिरी का केस नहीं है। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात पे खारिज कर दिया कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता इसका कहीं डिनायल ऑफ राइट ही नहीं हुआ। फिर वो मामला प्रीव्यू काउंसिल में गया क्योंकि प्रीव्यू काउंसिल ने वहां भेजा था। तो प्रीव्यू काउंसिल ने फिर ये फैसला दिया कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत अंडर प्रोटेस्ट इसने रकम दी थी, ये रकम इसको वापस की जाए। अब लिखा हुआ असूल कि इससे असूल क्या डिटरमिन हुआ, इस जजमेंट से, इस फैसले से। इस मुकदमे का फैसला कानून के इस असूल के तहत हुआ कि अगर एक शख्स गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई रकम बतौर एहतजाज जमा करा दे तो वो रकम वापस लेने का हकदार है। कि बतौर एहतजाज जो वो रकम दर्ज करा दे तो वो रकम वापस लेने का हकदार है। तो हमने ये देखा कन्हैयालाल वर्सेस नेशनल बैंक, तीसरा क्वेश्चन हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल how a contract for sale comes into existence, what are the subject matter of such contract, describe the special condition under which a sale is made। कि मुआहदा बै क्या होता है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट का ये टॉपिक है। मुआहदा बै, मुआहदा बै में बुनियादी चीज ये है कि माल के साथ माल एक्सचेंज नहीं हो सकता। मुआहदा बै में कॉन्सिडरेशन में अमाउंट
इन्वॉल्व होती है। तो हम देखते हैं यहां ये पूछ रहा है मुआहदा बै कैसे वजूद में आता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हाउ इज मेड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने आपको इसके लवाजमात बताए हैं उन्हीं लवाजमात के तहत वजूद में आता है कि प्रपोजल होगी, एक्सेप्टेंस होगी, कंसीडरेशन होगी इस मायने में, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो मशकूक है, फ्री कंसेंट होगी, पार्टियों का मेजर होना जरूरी है, कोई शराब का मुआहदा नहीं हो सकता, कोई ऐसा मुआहदा नहीं हो सकता बार्ड बाई लॉ, किसी कानून से मुतसादिम हो। तो हम इसमें देखते हैं मुआहदा बै इजाब और कबूलियत का होना जरूरी है। मुआहदा बै उस वक्त वजूद में आता है जब एक फरीक फरोख्त की तजवीज करे और दूसरा उसे कबूल करे। यहां हमें देखना होगा जैसे हमें एक दुकान होती है, उसमें जो दुकानदार है वो दावत इजाब देता है, तो कोई शख्स आकर ऑफर करेगा, इजाब करेगा कि ये चीज मैं लेना चाहता हूं और वो कबूलियत करेगा, तो उनके दरमियान एक मुआहदा हो जाएगा। कबूलियत के बाद अगर बरक्स शराइत ना हो तो रकम की अदायगी के एवज माल मुश्तरी के हवाले कर दिया जाएगा कि रकम की अदायगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें कंसीडरेशन में रकम जरूरी है। इस तरह बै मुकम्मल हो जाती है। दफा हज़ा की मंशा के मुताबिक रकम की अदायगी और माल की हवालगी मदरजा ज़ैल सूरतों में हो सकती है। देखिए चीजों को कानून आसान बनाता है, रेगुलेट करता है, सहूलत पैदा करता है कि माल की अदायगी कैसे हो सकती है अगर रकम मिले, माल की फौरी हवालगी से भी। नंबर 2, कीमत की फौरी अदायगी करने से और माल की हवालगी किसी आइंदा तारीख पर होने से। हमारे प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट होते हैं कि अभी हम आपको 50 लाख दे देते हैं, करोड़ बाद में 6 महीने के बाद देंगे, इस तरह के मुआहदे भी होते हैं। माल की हवालगी और कीमत की अदायगी एक साथ करने से, इस तरह भी हो सकता है। माल की हवालगी और रकम की अदायगी अक़सात की सूरत में करने से, किस्तों की सूरत में करने से, यह भी हो सकता है। माल की हवालगी और रकम की अदायगी किसी आइंदा तारीख पर करने से। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, एक फरीक की तरफ से ऑफर आती है, एक फरीक की तरफ से एक्सेप्टेंस होती है और रकम की सूरत में कंसीडरेशन होती है। अब हम देखेंगे सेल अंडर स्पेशल कंडीशन, मखसूस हालात में बै बजरिया नमूना, सेल बाय सैंपल, नमूना। सेक्शन 17 कानून बै माल में बजरिया नमूना बै की तफसील बयान की गई है कि ये क्या है कि कोई चीज आप खरीदते हैं, आपने फर्ज करो बहुत ज्यादा चावल खरीदने हैं, तो तमाम चावल को तो आप नहीं देख सकते, तो वो आपको उसका एक सैंपल दिखाएंगे कि इस तरह के जो है चावल हम आपको देंगे। तो ये है सेल बाय सैंपल, के सैंपल के जरिए आपने वो सेल की है। दफा हाजा की मंशा के मुताबिक बै बजरिया नमूना ऐसी हालत में होती है जब बाय ने मुश्तरी को माल का नमूना दिखाया और खुद को सही या मानवी तौर पे इसका पाबंद कर लिया हो कि जो माल मुश्तरी के हवाले करेगा और उस नमूने के मुताबिक होगा जो मुश्तरी को दिखाया गया है। बजरिया नमूना बै करार देने के लिए जरूरी है कि सही या मानवी तौर पर साबित किया जाए कि माल का कोई नमूना दिखाया गया है। मानवी शराइत, नमूना माल की हवालगी की सूरत में बाज मानवी शराइत है। मानवी शराइत क्या होती है? अंडरस्टूड चीजें कि एक शख्स ने जिस तरह का नमूना दिखाया तो माल भी उसी तरह का सारा होना चाहिए,
ये ना हो कि नमूना क्या दिखाया, माल चावल है, उसमें मिक्स चावल है मुख्तलिफ किस्म के। तो ये मानवी शराइत होती हैं। तो अदालतें जब डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करती हैं तो इन मानवी शर्तों को, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखी हुई हो, तो इनको उसका हिस्सा माना जाता है। मानवी शर्त क्या है? पूरा इंप्लाइड कंडीशन, पूरा माल या उसका बेशतर हिस्सा नमूना के मुताबिक होगा, कि वो जो माल है उसका बेशतर हिस्सा जो है वो नमूने के मुताबिक होगा। खरीदार को माल का नमूने से मुकाबला करने का मौका दिया जाएगा। जो खरीदार है उसे नमूने के मुताबिक माल को देखने का मौका दिया जाएगा। माल काबिल फरोख्त होगा, किसी पोशीदा नुक्स से पाक होगा। ये मानवी शर्त है कि एक शख्स जो बेच रहा है उस पर कोई बार नहीं है, वो कहीं मॉर्गेज नहीं है, कोई ऐसी उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। तो ये चीज मानवी शर्त में आती है कि वो चीज इस किस्म के नकाइज से पाक तस्वुर की जाएगी। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, बै बजरिया सराहत, सराहत देख के ब्रांड के मुताबिक खरीदना। लक्स साबुन है, सोराब साइकिल है, हिरन मार का धागा, ये पुराने जमाने के इन्होंने लिखे हुए हैं। 555 सिगरेट, 707 साबुन, फिलिप्स कंपनी। फिलिप्स तो अब भी काफी चलती है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि जो उस माल में डिस्क्रिप्शन है, जो सराहत है, उसके मुताबिक सेल का मुआहदा किया जाए। बै बजरिया सराहत से मुराद ऐसी बै है जिसकी तकमील के लिए बाय ने गैर तहकीक शुदा माल की शनाख्त और उसकी खसूसियात और नौयत की वजाहत मुनासिब अल्फाज, लेबल, आदाद, साख्त कुनिंदा का नाम, मकाम रवानगी वगैरह के हवाले के जरिए की है। मुश्तरी ने ऐसी सराहत की बुनियाद पर माल कबूल कर लिया है। अलिफ जीम से एक खास कंपनी का खजूर मार्का साबुन खरीदने का मुआहदा करता है कि ये खास खजूर मार्का ही होना चाहिए, ये बै सराहत शुदा होगी। ऐसी सराहत मदरजा ज़ैल सूरतों में हो सकती है, नाम के जरिए लक्स साबुन, लेबल के जरिए हिरन मार्का धागा, आदाद के जरिए 707 साबुन, साख्त कुनिंदा के नाम के जरिए फिलिप्स कंपनी, हमदर्द लेबोरेटरीज, इस किस्म की। तीसरी किस्म जो है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, जिसमें अभी हमने दो पढ़ी हैं, सेल बाय सैंपल और दूसरी सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो उसमें वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों शराइत पर हुई है कि नमूना भी वो देखेगा और सराहत भी बताएगा। चावल का नमूना भी देखेगा और कहेगा जी कर्नल साबुन, वो मुझे जो है चावल चाहिए, तो उसमें उसने उसका नमूना भी देखा कि इस किस्म का चावल होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही, और कर्नल नाम होना चाहिए। जब माल नमूना भी देखा जाए और माल की सराहत के मुताबिक हवाला मुश्तरी किया जाए तो ये बजरिया नमूना व सराहत होगी। अब इसमें यह मिसाल देता है कि सिर्फ इतना कह देना कि माल अगर सराहत के मुताबिक ना है, ताहम अमूमी तौर पे काबिल फरोख्त है, बाय के लिए छुटकारा नहीं बन सकता। कानून में चीजों को रिजेक्ट किया जाता है ताकि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स हो सके। आप मुआहदों में देख लें, लिखते हैं कि मशरिक में ये, मगरिब में ये, शुमाल में ये, जनूब में ये घर है, ताकि डिटरमिन हो सके यही जगह, नाम, बल्दिया, शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं ताकि किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। जैसे ये बताता है जब छिलक कि उसने बनोला की डील की है, जब छिलका उतारे बगैर बनोला की फरोख्त का मुआहदा हुआ तो छिलका उतरा हुआ बनोला हवाला मुश्तरी किया जाए तो ऐसा बनोला सराहत के मुताबिक ना होगा, क्योंकि छिलका उतरे हुए बनोला की निस्बत छिलके समेत बनोला में तेल की मिकदार ज्यादा होती है। यही
ये कोई जवाब ना है कि मुआहदे में तेल की शरह फीसद गारंटी मौजूद ना है, ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसी सूरत में माल सराहत के मुताबिक है। तो सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन में दोनों चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल हैं। सेल ऑन अप्रूवल, बै बर पसंद ना पसंद, ये ऐसी सेल है जिसमें आप माल दे देते हैं, अगर आपको पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो हमें वापस कर देना। तो कल कोई इस हवाले से कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो जिस तरह का मुआहदा है उसके मुताबिक अदालतें उनके राइट्स डिटरमिन करेंगी। बै बरपसंद की वजाहत सेक्शन 24 कानून बै माल में मौजूद है। बै बरपसंद और नापसंद से मुराद ऐसी बै होती है जो मुश्तरी की ख्वाहिश और मर्जी होती है, इसको हम कहते हैं सेल एंड रिटर्न। बै व वापसी का नाम दिया गया, अंग्रेजी में से कहते हैं सेल एंड रिटर्न। अलिफ ने कुछ माल बे को इस गर्ज से रवाना किया कि अगर वो उसे पसंद करे तो फलां कीमत पर ले ले वरना वापस कर दे। ये बै पर पसंद नापसंद है। बे अगर माल रख ले या वापस ना करे तो बै मुकम्मल होगी। बै से सेल में कंसीडरेशन रकम है। इन तमाम जो मुआहदे हैं इनमें तमाम में जो कंसीडरेशन है वो क्या है? सेल है। तो हमने ये देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कौन कौन सी रेमेडीज हासिल होती हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को, सेल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं। What various remedies have been provided under different sections of Sales of Goods Acts for breach of a contract? कि Sales of Goods Act के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं उसके हवाले से क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। एक मुआहदे की खिलाफवर्जी की सूरत में मुतासरा फरीक को क्या दाद रसी हासिल है। कानून बै माल में मुख्तलिफ दफात के तहत मुआहदे की खिलाफवर्जी पर चारा हायकार रेमेडीज का तयन कर दिया गया है। मुतालिका कानून की दफा 55 ता 60 इन चारा हायकार को अहाता करती हैं। सबसे पहली चीज है कीमत की वसूली। जब माल की मलकियत मुश्तरी को मुंतकिल हो चुकी हो और मुश्तरी बामुताबिक मुआहदा अदायगी करने का पाबंद हो या फिर जहां किसी खास दिन अदायगी करना हो, ये मुआहदा इस तरह का है कि जब एक मुआहदे के मुताबिक एक चीज उसको डिलीवर कर दी जाए, वो पैसे में टाल मटोल से काम ले रहा हो कीमत देने पर, तो वो शख्स दावा करके कीमत वसूल कर सकता है। अलिफ और बे के दरमियान मुआहदे की सूरत में अलिफ माल बे के गोदाम में पहुंचा देता है, मुआहदे के तहत बे अदायगी नहीं करता, अलिफ कीमत की वसूली का दावा कर सकता है कि वो कीमत वसूल कर सकता है सेल्स एंड गुड्स एक्ट के मुताबिक। दूसरा, हर्जाने का दावा। इसमें क्या है, इसके हम अगर मिसाल देखें कि हर्जाना किन सूरत में वसूल किया जाता है। अलिफ और बे के दरमियान मुआहदा हुआ और उसके तहत अलिफ ने 100 बोरी सीमेंट बे को उसके मकान पर मुहैया करनी थी। सीमेंट पहुंचाया कि उसने सीमेंट पहुंचा दी, लेकिन बे ने लेने से इनकार कर दिया। अलिफ को हक हासिल है कि वो बे के खिलाफ हर्जाने का दावा करे। वहां गुड्स डिलीवर हो गई, उसने ले ली और पैसे नहीं दे रहा है, तो वहां रेमेडी अवेलेबल है कि वो कीमत वसूल करे। और यहां उसने उसके साथ वादा किया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सीमेंट मुहैया की, तो वो चीज वसूल नहीं कर रहा, तो यहां रेमेडी उसको हर्जाने की दावे की प्रोवाइड की गई है। उसके बाद है तामीले मुख्तस। सेक्शन 58 कानून बैरमाल के तहत फ्रीकैन को हक हासिल है कि वो तामीले मुख्तस मुआहदे का दावा करें। अगर कोई मुआहदा तहकीक शुदा माल से मुतालिक था
और माल की हवालगी से मुतालिक खिलाफ वर्जी मुआहदा हो या फिर मुनासिब समझा जाए कि मुआहदे की तामील मुख्तस हो तो फ्रीकैन अदालत में तामील मुख्तस के लिए आ सकते हैं। अदालत को इख्तियार हासिल है तामील मुख्तस कराने के लिए, उस मुआहदे की तामील मुख्तस कराने के लिए आ सकते हैं। तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो मुआवजा, हर्जाना या तामील मुख्तस जो भी मुनासिब समझे डिक्री जारी करे। किसी वायदे की तामील मुख्तस भी कराई जा सकती है। नुक्स, वादा या शर्त, हमने पढ़ा था कि जो शर्त है वो किसी भी मुआहदे का सब्सटेंटिव मैटर है और वादा जो है वो सब्सटेंटिव नहीं होता। मसलन एक शख्स ने एक घोड़ा जो रेस जीतने वाला है उसकी उसने डील की, उसने मुआहदा किया और उसने कहा कि आप मुझे ट्रेन के जरिए भेजेंगे। तो सब्सटेंटिव मैटर क्या है कि वही घोड़ा जो मुकाबला जीता है तो वो शर्त में आ जाएगा। और वादे में क्या है कि आपने उसे ट्रेन के जरिए भेजना है। अगर वो वादे की खिलाफवर्जी करता है, ट्रेन की बजाय ट्रक से भेज देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। हां, अगर वो सब्सटेंटिव मैटर में कोई जीतने वाला घोड़ा नहीं भेजता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो सकता है। दफा 59 कानून बै माल के तहत बाय की तरफ से नुक्स शुदा वारंटी हो या सूरत हाल ये हो कि बाय की तरफ से कोई नुक्स शर्त हो जिसे मुश्तरी नुक्स वादा से ताबीर करे, नुक्स वादा से ताबीर करने पर मजबूर करे, तो मुश्तरी महज इस वजह से माल मुआहदा को रद्द करने का हकदार ना होगा। अलबत्ता दफा हाजा के तकाजों के ताबे उसे मदरजा ज़ैल चारा हाय कार हासिल हैं, कीमत में कमी बेशी का हक रखता है, हर जाने का वो दावा कर सकता है कि जिसको वो नुक्से वादा से ताबीर करेगा तो उसमें वो हर जाने का दावा कर सकता है। अब हम 5वें पे आएंगे, कबल वक्त मनसूखी मुआहदा। दफा 60 कानून बै माल के तहत अगर फरीक मुआहदा माल की हवालगी से कबल मुआहदे को मनसूख कर देता है तो फरीके सानी को मदरजा ज़ैल हकूक हासिल हो जाते हैं कि माल की हवालगी से पहले वो मुआहदा अगर खत्म कर देता है तो जो दूसरा फरीक है फरीके सानी को मदरजा ज़ैल हकूक हासिल हो जाते हैं कि मुआहदे को बाकी समझे और तारीख हवालगी का इंतजार करे। तो मुआहदे को बाकी समझे और तारीख हवालगी का इंतजार करे, मुआहदे को मनसूख समझे और दूसरे फरीक के खिलाफ हर जाने का मुतालबा करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट पर इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स, कि मिस्टेक का क्या असर होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ जो होती है कि कानून से बाखबर होना, ये हर शहरी का फर्ज समझा जाता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ लॉ का जो कॉन्ट्रैक्ट पर इफेक्ट होता है उसके जरिए कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का किसी हद तक होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कारोबार में नाकामी का असूल, ये एक सहूलत है कि दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ और कोई ऐसे हालात पैदा हो गए कि दो मुल्कों के दरमियान जंग हो गई, तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के तहत उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमिन किए जाएंगे, मुआहदा कालादम हो जाएगा और सहूलत उन्हें मिलेगी। कन्यालाल वर्सेस नेशनल बैंक, इसमें एक शख्स धोखे से कन्यालाल की जो फैक्ट्रीज हैं उनकी कुर्की करा देता है और वो मजबूर
इन्वेस्टर में कोर्ट में केस करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है, चीफ कोर्ट के पास जाता है, आखिर में प्रिवी काउंसिल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करती है कि इसने जो पैसे अदा किए हैं वो अंडर प्रोटेस्ट किए हैं, तो इस पे वो फैसला देती है कि ये पैसे मिलना उसका हक है। निचली अदालतें सिर्फ जुर्माने की हद तक उसका हक रिकॉग्नाइज कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन रकम होती है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो हमें कीमत की वसूली की भी रेमेडी होती है, हमें हर जाने का मुतालबा भी हम कर सकते हैं, हम उसमें हर तामील मुख्तस भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।